पिछले लेक्चर में हम लोग भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पढ़े थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला चीज हम लोगों को पढ़ना है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कार्य। तो जैसा कि आप जानते हैं अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण को हम लोगों ने पढ़ लिया है, भौतिक अधिशोषण पढ़ लिया है, रासायनिक अधिशोषण पढ़ लिया है। अब अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक आपके 5 हैं। 5 कारक जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला क्या होता है? पहला होता है अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा क्या होता है? अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति और अधिशोषक की प्रकृति। तीसरा आपका होता है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। चौथा है ताप, और पांचवा और अंतिम आपका फैक्टर जो अधिशोषण को प्रभावित करता है वह होता है दाब। यानी ये 5 फैक्टर हैं जो अधिशोषण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ताप और दाब, ये 5 फैक्टर हैं। एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, पीछे भी बताया जा चुका है, अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों में अंतर क्या होता है? अधिशोष्य और अधिशोषक। तो अधिशोषण की प्रक्रिया में जो वस्तु किसी दूसरे पदार्थ को शोषित करती है तो उस वस्तु को कहते हैं अधिशोषक, और जो उस पर शोषित हो रही है उस पदार्थ का नाम होता है अधिशोष्य। जैसे कोई ठोस है, उस ठोस पर कोई गैस जा करके शोषित हो रही है तो ठोस वस्तु हमारा क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा, और जो गैस होगा वह क्या कहलाएगा? अधिशोष्य होगा। ठीक है ना? इसी तरह से कोई ठोस है, उसमें द्रव शोषित हो रहा है तो ठोस वस्तु हमारा अधिशोषक कहलाएगा और द्रव वस्तु क्या कहलाएगी? अधिशोष्य। स्पष्ट हो गया? तो पहला फैक्टर है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति पर अधिशोषण कैसे निर्भर करता है? तो जो गैसें, यहां पर सामान्यतः गैसों का अधिशोषण हम लोग देख रहे हैं, तो जो गैसें आसानी से क्या होती हैं? द्रवित हो जाती। कुछ गैसें हैं जो बहुत आसानी से द्रवित हो जाती हैं, कुछ गैसें हैं जो आसानी से द्रवित नहीं होती, बहुत कठिनाई होती है, उनके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब वो जाकर के कहीं द्रवित होती। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग पढ़े हुए क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, ये चीजें होती है। तो क्रांतिक ताप, हर गैसों के लिए क्रांतिक ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कुछ गैसें होती हैं वो कम क्रांतिक ताप वाली होती है, कुछ गैसें होती हैं जो उच्च क्रांतिक ताप वाली होती है। क्रांतिक ताप होता क्या है? एक बार फिर से बता दे रहे, क्रांतिक ताप वह ताप जिसके ऊपर यानी जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस को दाब बढ़ाकर चाहे लगाकर द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह ताप उसका क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को दाब लगाकर द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह ताप उसका कहलाता है क्रांतिक ताप। यानी जो भी गैस है उसको द्रव में बदलना है। गैस को द्रव में कब बदलेंगे? जब दाब आप क्या करेंगे? लगाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, दाब लगाएंगे, तभी वो गैस द्रव में परिवर्तित होगी। तो उसके क्रांतिक
ताप से कम ताप पर जब आप दाब लगाएंगे तभी वो गैस क्या होगी, द्रवित होगी। और यदि क्रांतिक ताप से ऊपर ताप ले रहे हैं तब आपका गैस द्रव में परिवर्तित नहीं। अब जैसे कुछ गैसें हैं जिनका क्रांतिक ताप माइनस में होता है, सपोज करिए माइनस में होता है, तो अब माइनस में उनका है और आप इधर 0 डिग्री चाहे 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर लेंगे, प्लस में लेंगे, तो ये प्लस वाला ताप उनके क्रांतिक ताप से क्या हो गया, ऊंचा हो गया, अधिक हो गया। तो कितना ही अधिक प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस लिक्विड में परिवर्तित नहीं होगी। तो कौन सी गैसें आसानी से, यानी रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये रूम टेम्परेचर है, तो कौन सी गैसें आसानी से रूम टेम्परेचर पर द्रवित हो सकती हैं, जिन गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, उच्च होता है। यानी रूम टेम्परेचर से अधिक रहेगा क्रांतिक ताप, तो उससे कम ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर हम द्रवित कर लेंगे। लेकिन जिनका क्रांतिक ताप ही कम हो, माइनस में हो, तो उनको रूम टेम्परेचर पर द्रवित करना संभव नहीं, ठीक है ना। तो अधिशोष्य की प्रकृति कैसे अधिशोषण को प्रभावित करती है, तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, अर्थात जिन गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है, वो गैसें क्या होती हैं, अधिक अवशोषित, यानी उनका अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। जैसे देखिए HCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन गैसों का अधिशोषण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इन गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है, रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। और ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका जो है क्रांतिक ताप क्या होता है, कम होता है। तो जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है उनका अधिशोषण भी क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया, ये हो गया अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा फैक्टर हम लोग का है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक यानी जिस पर कोई वस्तु जाके अधिशोषित हो रही है उस वस्तु को हम कहते हैं अधिशोषक। तो अधिशोषक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, तो अधिशोषक की प्रकृति वह पृष्ठ जिस पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती है। अवशिष्ट संयोजकता का मतलब होता है मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो वह पृष्ठ जिस पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं उसकी अधिशोषण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। और ये पाया गया है कि जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं, डी ब्लॉक की धातुओं पर मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं, अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं। तो इसलिए डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, चाहे डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो अच्छी क्या है, अधिशोषक है, ठीक है ना, उस पर अधिशोषण अधिक होता है। आप जानते हैं डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो मुख्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयुक्त होती है। उत्प्रेरकी गुण होता है डी ब्लॉक की धातुओं में, क्यों होता है, इसी अवशिष्ट संयोजकता के कारण होता है, फ्री वैलेंसी के कारण। अगला है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो सामान्य सी बात है, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना ही बड़ा होगा, जितना ही अधिक होगा, उस पर अधिशोषण भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। समान सी बात है ना, कि जिस अधिशोषक का सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा उस पर अधिशोषण अधिक होगा, और सरफेस एरिया अगर घटेगा तो अधिशोषण भी क्या होगा, घटेगा। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र हम दिखा सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित कि पृष्ठ क्षेत्रफल समानुपाती अधिशोषण क्षमता, यानी अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना ही अधिक होगा उसका अधिशोषण भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कम रहेगा तो कम, ठीक है ना। ये तीन चीज क्लियर हो गया। अगला हम लोग का है ताप। ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है, अधिशोषण। तो ताप का प्रभाव देखिए कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, भौतिक अधिशोषण घटता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है
वो रासायनिक अधिशोषण पहले निश्चित ताप तक बढ़ता है। निश्चित ताप तक क्या होता है, बढ़ता है, और उच्च ताप पर क्या होता है, घट जाता है। उच्च ताप पर क्या होता है, घट जाता है। और इसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं अधिशोषण समदाब वक्र के द्वारा। एक यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया जाता है जिसका नाम है अधिशोषण समदाब वक्र। इस वक्र की सहायता से हम ताप के प्रभाव को आसानी से समझ सकते हैं। अधिशोषण समदाब वक्र, देखिए ये क्या होता है, यानी ताप द्वारा कैसे निर्भर करता है कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह क्या होता है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो पहले एक निश्चित ताप तक धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ के एक शिखर पर पहुंचता है, और उसके बाद जब ताप और अधिक होता है तब अब अधिशोषण क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो देखिए यहाँ पर अधिशोषण समदाब वक्र में आप देख रहे हैं कि ये देखिए यक्स बटा यम, यक्स बटा यम क्या होता है, यक्स बटा यम अधिशोष्य की मात्रा और अधिशोषक की मात्रा, ये है अनुपात इसका लिया जाता है, वो है। और यहाँ टेम्परेचर लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ देखिए इस तरह से प्राप्त हुआ है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं क्या कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो ये भौतिक अधिशोषण। और अधिशोषण समताप में रासायनिक अधिशोषण का अगर हम वक्र खींचते हैं तो यहाँ अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य और अधिशोषक की मात्रा का अनुपात यानी अधिशोषण की मात्रा हो गई, और यहाँ टेम्परेचर है। तो देखिए पहले क्या होता है, ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक निश्चित ताप तक देखिए बढ़ा, और बढ़ने के बाद अब ताप बढ़ाएंगे तो अब ताप बढ़ाने पर क्या होता जाता है, घटता है। तो ये आपका कहलाता है अधिशोषण समदाब वक्र। इसकी सहायता से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ताप द्वारा अधिशोषण कैसे प्रभावित होता है। इसके बाद अगला हम लोग का है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दाब का प्रभाव क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दाब जब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और इसकी व्याख्या हम लोग अधिशोषण समताप वक्र से कर सकते हैं। अधिशोषण समताप वक्र यानी स्थिर ताप पर दाब और अधिशोषण की मात्रा में संबंध निकाला गया, ग्राफ निकाला गया, खींचा गया, तो ये अधिशोषण समताप वक्र कहलाता है। देखिए ये अधिशोषण समताप वक्र है, यहाँ पर दाब लिया गया है प्रेशर, और इधर अधिशोषण की मात्रा है। तो जैसे देखिए ये नाइट्रोजन गैस के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि देखिए दाब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाने पर जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वक्र ऐसे आता है, -29 पर, -78 पर, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर आपका यह अधिशोषण है। तो ये वक्र बता रहा है कि दाब बढ़ा रहे हैं, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा देखिए क्या होती जा रही है, बढ़ती है। अधिशोषण की मात्रा है 0 डिग्री पर ये है, दाब बढ़ाने पर दाब जैसे से बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अधिशोषण समताप। इस तरह से हम लोग अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब इसके बाद जैसे फ्रेंडली का एक वक्र है उसको पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंडली का समदाबी या समतापी वक्र, अधिशोषण वक्र।